हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो 6th सेमेस्टर के हैं। उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के सब्जेक्ट का नेम भी इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है 5th सेमेस्टर में ही, सेकंड पार्ट है जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स का है, डीएसई का सब्जेक्ट है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पहले ही आप सभी को बता दूं कि ये हमने एक गारंटी सीरीज़ बनाई है आप सभी के लिए, जिसमें से आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी, मैंने आप सभी के एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन, इसके बाद में ह्यूमन राइट्स की भी वीडियो बनाई और जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से पूरा पेपर बना था। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर इस वीडियो को भी लेकर हाजिर हूँ। हालांकि कल ही बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर कल ही दे दो, पर क्या है कि बहुत पैनिक बच जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लगते हैं टॉपिक बताते के साथ ही कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो इसीलिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको अपनी तरफ से जो पढ़ना था अपने पढ़ लिया। अब मेरी तरफ से आज के दिन जो मैं आपको बताऊंगा अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर करते हुए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को ये तैयार करना है और यहाँ पर जिन क्वेश्चनों को मैंने आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को ही समझाऊंगा और क्वेश्चन के आंसर्स को नहीं समझाने वाला। और कुछ वीडियो ऐसी है जो कि आपको कल मॉर्निंग तक भी लगातार मिलती रहेगी, तो आप एग्ज़ाम से एंटर होने से पहले भी कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए मॉर्निंग में भी आएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वियतनाम युद्ध से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर वियतनाम युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बारी आप सभी के लिए एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो वियतनाम के वॉर के अंदर मुख्य नेता थे हो चिन मिन, उनका नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है या उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि उनकी कैसी प्रवृत्ति थी, या हो चिन मिन ने जो वियतनाम वॉर में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। वो क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप लोगों के लिए आएंगे, तो आप थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए। इन क्वेश्चनों को जब तक आप जो है उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साथ ही साथ क्वेश्चन इसके अंदर और क्या बनेगा, और ये क्वेश्चन बनेगा कि शीत युद्ध काल में वियतनाम युद्ध की क्या भूमिका रही। तो आप सभी को पता है वियतनाम वॉर एकमात्र ऐसा वॉर था, इसके अलावा भी मैं कह सकता हूँ एक अफगानिस्तान और एक वियतनाम, जिसमें अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती करी थी दखलंदाजी देकर। इसमें अमेरिका को ना तो कोई लाभ हुआ बल्कि उसके सैनिक मरे, उसकी आर्थिक क्षति हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, उसमें तो कमी आई ही आई। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में रखना है क्वेश्चन में, और बाकी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने वियतनाम वॉर को हर एक प्रोस्पेक्टिव में। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से कोरिया युद्ध से, कि कोरिया युद्ध क्या था और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम था। यानी कोरिया युद्ध एक बात तो, पहली बात तो है क्या, और दूसरा दोनों महाशक्ति, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में कोरिया वॉर में कैसी प्रतिस्पर्धा हुई, और इस कथन की आपको क्या करनी है, पुष्टि करनी है। पहला टाइप क्वेश्चन का ये है। इस सिमिलर क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है। आप लोगों को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना है। यहाँ पर कोरिया वॉर की बात हो रही है और यहाँ पर जो उस समय की सुपर पावर्स थी उनके बीच में कैसे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कैसी संघर्ष चल रहे थे, कैसे प्रतिस्पर्धा चल रहे थे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ये है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे कि कोरिया संकट क्या था और शीत युद्ध को इसने किस तरीके से प्रभावित किया। ये बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन को आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से घुमाकर पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप सभी को सेम आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, अफगानिस्तान संकट क्या था। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन अपलोडेड है जो भी मैंने वीडियो में बताए। कुछ एक रह गए हैं तो वो आप लोगों को कल सुबह तक पूरी तरीके से प्रिपेयर करा दिया जाएगा। तो बाकी अपनी तरफ से भी तैयारी करते रहें, अपनी तरफ से भी पढ़ते रहें। बाकी हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हम आप सभी की हेल्प लगातार कर रहे हैं। अफगानिस्तान संकट क्या था, तो आप सभी को पता है 1979 में जब साल्ट 3 का सम्मेलन खत्म हुआ,
जो यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन खत्म हुआ, जब मैंने आपको तनाव से तल्ले पढ़ाया था, उसके बाद से ही अफगान संकट स्टार्ट हो जाता है। और शीत युद्ध के काल में अफगान संकट की क्या भूमिका थी? देखो, एक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल लिखित रूप में है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अफगान संकट ने या अफगान संकट के बाद से शीत युद्ध क्यों बढ़ा, शीत युद्ध के बढ़ने के क्या कारण थे। तो इसके अंदर आपको शीत युद्ध का, नव शीत युद्ध लिखना है। आप 5वां चरण सर्च करोगे यूट्यूब पे बाय एसओएल सॉल्यूशन, शीत युद्ध का 5वां चरण, या फिर आप ये लिखोगे नव शीत युद्ध बाय एसओएल सॉल्यूशन, तो आपको दोनों ही क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा आंसर। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप कमेंट कीजिए, वैसे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो की तरफ जा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है, ये पूछा जाएगा आप सभी से अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वी उपनिवेशीकरण क्या है? वी उपनिवेशीकरण, सबसे पहली बात तो एक तो कॉलोनियल होता है और एक डी कॉलोनियल है। तो ये वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, बट आप लोगों के लिए जल्दी आप सभी के लिए मिल जाएगी, और इसका प्रारंभ कैसे हुआ ये उसके अंदर आप सभी को समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम क्या था? इसकी व्याख्या करें। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम, अल्जीरिया, इसका क्वेश्चन भी डीकोलोनाइजेशन के साथ ही है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को कुछ ही देर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर उपनिवेशीकरण और नव उपनिवेशीकरण में क्या अंतर है, या क्या भिन्नता है, या क्या समानता है? इन दोनों को एक साथ आपसे पूछा जाएगा। तो ये तीनों के तीनों यूनिट आप सभी की बच रही है, वो जल्दी आप सभी के लिए करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को कर लोगे कि भाई वैश्विक स्तर पर वी उपनिवेशीकरण का प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये चारों क्वेश्चन एक ही यूनिट से हैं जो बन सकते हैं, और एक क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बाकी क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे, पूछो मत। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक उत्तर में पर्यावरण आंदोलन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ये गलत थोड़ा सा हो गया था, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर में पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरणवाद भी लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मूवमेंट लिखा हुआ आ जाए या एनवायरमेंटल लिखा हुआ आ जाए तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे एक बारी। यहाँ देखिए अच्छे तरीके से कि उत्तर में पर्यावरणवाद, पर्यावरणवाद का मतलब है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन किए गए, एक वो, और दक्षिण में जो पर्यावरण को लेकर जो आंदोलन किए गए, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है उत्तर में जो पर्यावरण आंदोलन हुए वो संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर हम ये देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने में क्या कदम उठाए गए। इसके अंदर आप सभी के लिए, वैसे मैंने ह्यूमन राइट्स वाली टॉपिक्स में भी आप लोगों के लिए बताया था, और उस टॉपिक्स को अभी बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर क्योटो प्रोटोकॉल भी है क्या, सतत पोषणीय विकास भी है क्या? वो भाई इसी से संबंधित है। जब आप लोग पढ़ोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी तो कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन आए मेरे पास कमेंट में कि सर वो सिलेबस में ही नहीं है, आप लोगों को भी पूरा अच्छे से सिलेबस ही नहीं पता। जब आप उत्तर में पर्यावरण आंदोलन पढ़ोगे तो उसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि भाई यूएनओ ने अपनी क्या भूमिका निभाई है पर्यावरण को संरक्षण करने में, या यूरोप या अमेरिका के देशों ने, विकसित देशों ने क्या पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो इसकी स्टार्टिंग क्लब ऑफ रोम से हो जाएगी। इसके बाद में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आ जाएगा इसके अंदर। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के बाद में इसके अंदर ही आप देखेंगे तो आगे स्टॉकहोम सम्मेलन आ जाएगा। स्टॉकहोम के बाद में आप सभी का आगे चल के रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी की सारी बातें आएंगी जो कि उत्तर में पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए गए। यह है उत्तर का पर्यावरणीय आंदोलन जो कि संस्थाओं के थ्रू हुआ है, जिसमें देशों ने, विकसित देशों ने और वहाँ की जो प्राइवेट और निजी संस्थाओं ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी बात, दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में पर्यावरण आंदोलन जो उत्तर में पर्यावरण आंदोलन हुआ है उससे भिन्न है। दक्षिण में जो पर्यावरण आंदोलन हुए हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने करे, और ये उन्होंने अपने रोजगार, अपने आवास, अपने धर्म या फिर अपनी संस्कृति को, या जिस स्थान से उनका लंबे समय से जुड़ाव है, उस लंबे समय के जुड़ाव को वो नहीं छोड़ना चाहते, वो इस वजह से उन्होंने आंदोलन किए। चाहे हम बात कर दें दक्षिण में हुआ, आपने अमेजन आंदोलन भी पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर देखें उसको। दूसरी चीज़ आपने ये भी पढ़ा होगा वैश्विक पर्यावरण पे क्या वाद विवाद है, अगर वो क्वेश्चन नहीं देखा आपने तो ये भी देख। दोनों की अपनी अपनी तर्क है, ये दोनों के अपने अपने तर्क है। विश्व स्तर पर उत्तर यानी जो विकसित देश है, यूरोप के देश है, उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये विवाद का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं।
अमेरिका विकसित देश और जो यूरोप के विकसित देश हैं, ये सारे कहते हैं कि भाई पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एक विकसित देश ही दोहन नहीं कर रहे, हर कोई दोहन कर रहा है। परंतु जो दूसरे दक्षिण जो दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी पोल के कंट्रीज़ हैं, उन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले उत्तर में शुरू हुआ, अब तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर ही रहे हैं और आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो चुका है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पहले ही विकसित हो चुके हो। अगर आप आज अपनी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म भी कर दोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु अगर भारत, चाइना ऐसे देश अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ को अगर छोड़ देंगे तो उनका देश विकास ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए दक्षिण वाले देश जो हैं, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, वो क्या करते हैं, वो जो पर्यावरण आंदोलन में दोनों में विवादास्पद रहता है। और अगला ये शॉर्ट नोट में और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी 100% कर लेना और चेरनोबिल दुर्घटना ये भी कर लेना। ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है, हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसका लाभ ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल घटना में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसमें भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट क्या था, और अगला है अमेजन आंदोलन। तो चिपको मूवमेंट तो वैसे मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखा था आपके प्रीवियस पेपर्स में भी, तो मैंने बार बार नहीं किया क्योंकि सेम ही चीज़ है। आंदोलन चिपको है तो भैया चिपको के बारे में बात करेंगे, चाहे हम पॉलिटिकल में पढ़ें, चाहे हिस्ट्री में पढ़ें, चाहे हम ज्योग्राफी में पढ़ें, चाहे हम कहीं पर भी पढ़ें। ठीक है, तो ये अमेजन वाला देखो कौन कौन सा, ये अपलोडेड है, ये अपलोडेड है, ये अपलोडेड है। ये वाला आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, जिसमें आपको समानता और असमानता दोनों एक ही वीडियो में करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले चुके हैं और इसमें आपसे पूछा गया है पेरिस छात्र आंदोलन क्या था। और आपको ब्रैकेट में ये ध्यान रखना है 1968 की बात हो रही है और इसका विकास क्यों हुआ और इसकी मुख्य क्या क्या घटनाएं थी, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वीडियो में अपलोडेड है। तो कृपया आप उस वीडियो को देखिए, आप लोगों का और मेरा दोनों टाइम बचेगा, नहीं तो इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको वहाँ भी देखना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को ही होगी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका है। अच्छा, यहाँ पर अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। अब भारत में भी राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसे एनसीपी बोलते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी, या अफ्रीका की जो कांग्रेस पार्टी है या अफ्रीका की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने रंगभेद के खिलाफ क्या संघर्ष में क्या अपना योगदान दिया है, इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जल्दी आप सभी के लिए अपलोड होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी को करना है, वैसे ही बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और इससे आसान नारीवादी की यूनिट आपको हो नहीं सकती। आपने प्रीतसत्ता पढ़ी है, प्रीतसत्ता पूरा का पूरा जो प्रीतसत्ता की आलोचना करते हैं वो सारे के सारे नारीवादी होते हैं और नारीवादी आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा आपसे पेपर में। आपसे मार्क्सवादी नारीवादी पूछने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। मार्क्सवादी ना पूछा जाए तो आपसे कट्टरवादी या कट्टरपंथी नारीवादी पूछा जाएगा, और ये भी ना पूछा जाए तो आप सभी से उत्तर आधुनिकवाद नारीवादी पूछा जाएगा, और अगर किस्मत फिर भी खराब रही तो आपसे समकालीन नारीवाद पूछा जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, 1 और 2 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपका एक पूछा जाएगा। अगला है आपका मालकॉम एक्स, ये कौन थे, इनके विचार बताने। अगला मार्टिन लूथर किंग कौन थे और इनके विचार बताने। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि तनाव से थल्ले या वेदांत से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द इसको देख लीजिए, क्योंकि इसी में से ये जो मैं कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन की तरफ, जो बॉयज़ का पेपर है वो भी इसी में से ही बनेगा और जो गर्ल्स का पेपर है वो भी इसी में से बनेगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गर्ल्स का जैसा भी पेपर रहता है, अच्छा बुरा जैसा भी पेपर रहता है, मैं आप सभी के लिए वीडियो जल्दी ले आऊँगा और आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश कर दूंगा कि अच्छा ये इनके मैं पूछ लिया तो अब आपके पास में, क्योंकि 12 बजे उनका 12:30 बजे पेपर खत्म हो जाता है, 12:30 बजे तक मेरे पास पेपर पक्का ही आ जाता है। ठीक इसके 5 से 7 मिनट में आपको पेपर मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, और आपके पास में पेपर आपका 2 बजे से अगर स्टार्ट होता है बॉयज़ का, मान के चलो लेट सपोज अगर 2 बजे से स्टार्ट होता है अगर पेपर आपका, तो आपके पास पूरा 1 घंटा, इस 1 घंटे में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बता दूंगा जो एक बार देख भी लोगे ना तो आप उड़ा दोगे पेपर पूरा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि शीत युद्ध क्या था, इसके उत्पन्न होने के कारण और परिणाम पूछे गए। तो उत्पन्न होने के कारण बहुत बच्चों ने वीडियो डिमांड करी थी और बहुत सारी वीडियोस हमारी शीत युद्ध के ऊपर है। सबसे ज़्यादा शीत युद्ध को हमने पढ़ाया और हमसे बढ़िया शीत युद्ध किसी ने नहीं पढ़ाया। तो शीत युद्ध उत्पन्न होने के क्या कारण थे आपको मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। शीत युद्ध उत्पन्न होने के बाद, इसके अंत होने के बाद में हम देखते हैं इसके
परिणाम क्या थे ये भी हम बात कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि शीत युद्ध के अंत होने के क्या कारण थे। तो तनाव से थल्ले वाले पॉइंट डाल सकते हो कि दोनों महाशक्ति जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुकी थी, इस वजह से शीत युद्ध खत्म हुआ। आर्थिक शक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर कैसे हुई थी, क्योंकि दोनों महाशक्ति शीत युद्ध के काल में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हथियारों की होड़ कर रही थी। अमेरिका एक से बढ़कर एक हथियार बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक से बढ़कर एक हथियार बना रहा था, और इस हथियार बनाने की होड़ की वजह से इनका ज़्यादातर पैसा खर्चा हो रहा था। इस वजह से दूसरा आर्थिक में ही डालेंगे कि भाई इन्होंने सैनिक गठबंधन बनाए थे, तो सैनिक गठबंधन की ने सुरक्षा भी करनी होती थी, और जब भी इनका तनाव बढ़ जाता था शीत युद्ध के काल में, तो भाई उस काल में इनकी जेब और बढ़ जाती थी, क्योंकि युद्ध में जो कर्ज था वो जाता था, युद्ध में जो खर्च था वो भी जाता था, और युद्ध में जब खर्च जाता है, किसी भी देश का युद्ध होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती है। तो इसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही थी, तो अर्थव्यवस्था वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा राजनीतिक कॉन्सेप्ट है कि भाई सोवियत संघ और अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन दोनों को एक बात समझने आ गई थी कि भाई इससे हम दोनों देशों को कोई लाभ नहीं हो रहा, हम दोनों में से कोई महाशक्ति बनेगा ये तो निश्चित है, परंतु दोनों में थोड़ी सी बौद्धिक परिवर्तन भी दोनों में आया, और दोनों ने एक लंबे संघर्ष को फिर आगे विराम का रूप दिया। आपको ऐसे पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन करना है, बाकी मैं आप सभी के लिए वीडियो जल्दी ले आऊँगा। और अगला है शीत युद्ध के विभिन्न चरण। शीत युद्ध के विभिन्न चरण में आप सभी को तनाव से थल्ले ये वाला इसका 5वां चरण जो है, 5वां चरण मैंने यहाँ बोला, और थोड़ी देर पहले 5वां चरण मैंने आप लोगों के लिए जो है नव शीत युद्ध के लिए भी बोला। तो आप एक चीज़ का अभी से ध्यान रखो, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आपने मेरी, तो कि शीत युद्ध का जो 5वां चरण पहले जो था, इस साल की आपकी जो बुक आई है उसमें 5वां चरण तनाव से थल्ले आपका बताया गया है। लेकिन इससे पहले जो आपका सिलेबस हुआ करता था, देखो कोल्ड वॉर तो पहले भी था और अब भी था, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कन्फ्यूजन आप सभी के साथ में क्रिएट कर दी गई है, तो कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए आप लोग देखिए शीत युद्ध के विभिन्न चरण वाली वीडियो। उसमें मैंने आप सभी को शीत युद्ध के सारे चरणों को बता रखा है कि जब पहला चरण पूछे तो अब की बार आपको क्या आंसर रखना है, दूसरी बार आपसे पूछे तो क्या आंसर रखना है, और इससे भी बड़ी बात मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई इस पहला चरण इस डेट से इस डेट तक के बीच में, यानी इस ईयर से इस ईयर के बीच में, जैसे पहला चरण है 1947 से आपका 50 तक बताया गया है, तो 50 तक की ही घटनाओं को लिखना है। इसके अंदर आप मार्शल योजना, आप इसके अंदर आप नाटो का निर्माण, आप इसी के अंदर देखेंगे बर्लिन की जो है नाकेबंदी, ऐसे पॉइंट जो है ट्रूमैन सिद्धांत वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो। चर्चिल का फुलटन भाषण वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हो। ऐसे ही मैंने बिल्कुल डिटेल वाइज बताया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, आप सभी के लिए बहुत ही वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो आप लोगों के लिए वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, और इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।